जैसा कि ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो त्रिभुज है एबीसी और एबीडी, एक ही आधार एबी पर बने दो त्रिभुज है, और कह रहा है कि रेखाखंड सीडी जो है वो रेखाखंड एबी से बिंदु ओ पर समविभाजित हो रहा है, और आपको ये दर्शाना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल के। तो देखिएगा हम रचना किए हैं, रचना में हमने क्या किया है, शीर्ष सी से हमने AB पर लंब डाला है, शीर्ष C से हमने AB पर, और शीर्ष D से भी हमने AB पर लंब डाला है, और ये अगर यल है इसको यम मान ले, तो यहाँ पर देखिएगा CL लंब होगा AB पर और DM लंब होगा AB पर। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज CLO और त्रिभुज DMO में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, इन दोनों त्रिभुजों में बेटा एक चीज आपके समझ में आएगा कि यहां पर देखिएगा ये AB और CD ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर ये आपका शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा क्या क्या आपको मिल रहा है, कोण CLO बराबर होगा कोण DMO, ये बराबर होगा 90 के, और ये हमको किससे प्राप्त हुआ है, रचना से। किससे प्राप्त हुआ है, और देखिएगा कोण LOC बराबर होगा कोण MOD के, और ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आपका बराबर हो गया। और एक चीज देखिएगा CO बराबर है DO के, ये दिया है, ये दिया है, ये क्या है, दिया है। तो देखिएगा यहां पर दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, या आप कह सकते हैं कि सर्वांगसम का मतलब हूबहू बराबर होता है, शेप और साइज, आकार और प्रकार, समझ रहे। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं त्रिभुज CLO सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DMO के, और ये सर्वांगसम किससे हुआ, यश से, कोण भुजा से, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो देखिएगा CL बराबर हो गया DM के, किससे, CP/CT से, किससे बराबर हुआ, CP/CT से। अब देखिएगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, इन दोनों में देखिएगा इनकी लंबवत ऊंचाई बराबर हमने सिद्ध कर दिया है, और दोनों का आधार AB है, दोनों का आधार क्या है, AB। तो देखिएगा अब आप लिख सकते हैं, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, इन दोनों में देखिएगा आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे आधार इसका AB है, आधार क्या है, AB गुणे इसका शीर्ष लंब है CL। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए, समीकरण 1। और इसी प्रकार से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 गुणे AB गुणे DM होगा, इसको आप समीकरण 2 बना लीजिए, समझ रहे हैं। अब आप देखिएगा
चूंकि यहाँ पर हमने CL बराबर DM सिद्ध किया है, CL बराबर DM सिद्ध किया है, तो यहाँ हम CL की जगह DM रखें या DM की जगह CM रखें। आप अगर चाहे तो इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसको समीकरण 2 और इसको 3 बना लीजिए। यस सर। ठीक है, तो आप देखिएगा समीकरण 1 से CL की जगह DM रख दीजिए या समीकरण 1 से DM की जगह CL रख दीजिए। आप इस चीज को लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में 3 में, समीकरण 2 में या 3 में किसी में भी मान रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो समीकरण 3 में DM का मान रखने पर, DM का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, जब हम DM का मान रखेंगे, DM बराबर यहाँ CL है या CL बराबर DM आप कह सकते हैं, तो ये आपको प्राप्त होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर 1/2 गुणे AB गुणे CL। इसको आप बना सकते हैं समीकरण 4। समीकरण, अब देखिएगा समीकरण 2 और 4 की तुलना करने पर, समीकरण 2 और 4 से आप लिख सकते हैं, समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से जब आप तुलना करेंगे तो इनका एक पक्ष बराबर मिलेगा, और जब एक पक्ष बराबर होगा तो दूसरा पक्ष स्वतः बराबर हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के। यही हमको सिद्ध करना था। कोई समस्या बेटा? अगर कहीं भी आपको कोई समस्या महसूस होती है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं, और हम समझते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अभ्यास 9.3 का, अभ्यास 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है DE और F क्रम से त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु है। तो यहां पर देखिएगा, सर्वप्रथम आप क्या कीजिएगा, आप एक त्रिभुज बना लीजिए, आप एक त्रिभुज ABC बना लीजिए। ये देखिएगा हमने बना दिया एक त्रिभुज ABC, और देखिएगा कह रहा है कि भुजाओं BC का मध्य बिंदु, AB CA का मध्य बिंदु और AD का मध्य बिंदु, ये इस प्रकार से कह रहा है कि मध्य बिंदु DE और F है। तो ये D है, ये E है और ये F है। ठीक, स्पष्ट हुआ? आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु है, तो आपको ये दर्शाना है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज। यहां पर देखिएगा इन मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, इन मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है इस तरीके से। ठीक, स्पष्ट हुआ? ये DEF ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु को क्या किया गया है, मिलाया गया है। तो देखिएगा अब हम हल करते हैं। ये चीज मैं आपको बता दूं बेटा, यहां पर मध्य बिंदु प्रमेय का इस्तेमाल किया गया है। मध्य बिंदु प्रमेय आप लोगों को त्रिभुज में बताया गया है, त्रिभुज के चैप्टर में आप लोगों को मध्य बिंदु प्रमेय बताया गया है, और उसी मध्य बिंदु प्रमेय का इस्तेमाल हम यहां करेंगे। तो देखिएगा, अब चूंकि हमको पहला पॉइंट यही शो करना है कि BDEF यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज शो करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इस चतुर्भुज BDEF के सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर है। सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर है, या
सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म, सम्मुख भुजाओं का दोनों अगर समांतर है तब भी वह समांतर चतुर्भुज होगा, और समांतर और बराबर दोनों है तब भी वह समांतर चतुर्भुज होगा। और यहाँ अगर इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर आप सिद्ध कर लेते हैं तब भी वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिएगा बेटा, आप लिख सकते हैं चूंकि बिंदु ई और एफ भुजाओं AC और AB के मध्य बिंदु है। AC और AB के मध्य बिंदु है। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ। AC का मध्य बिंदु E है, AB का मध्य बिंदु EF को मिलाया गया है। EF को मिलाया गया है। आप लिख सकते हैं अतः EF समांतर होगा BC के, और EF बराबर होगा 1/2 BC के। ये आप दिखा सकते हैं जिससे मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से ये समूह भुजाएं समांतर भी हो गई और बराबर भी हो गई। तो निश्चित मान लीजिए किसी भी चतुर्भुज में यदि समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। आप इन्हीं दो पॉइंटों से ही ये दिखा सकते हैं कि चतुर्भुज BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। परंतु अगर आपको समूह भुजाओं का दोनों युग्म दिखाना है तो आप D और E को भी ले लीजिए, आप D और E को भी ले लीजिए, या आप यहां पर लिख सकते हैं, या आप BC का आधा आपका BD ही होगा ना। BC का आधा क्या होगा? BD ही होगा, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मध्य बिंदु D है तो BD आधा ही होगा। तो देखिएगा आगे आप अगर चाहे तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि DE समांतर होगा AB के और DE बराबर होगा हाफ AB के, या बराबर होगा FB के। यहां पर भी एक वर्ड रिप्रेजेंट कर सकते थे कि बराबर होगा BD के। इसमें तो BD होगा ना, और इसमें अगर लेंगे तो ये FB, समझ रहे हैं? तो अब देखिएगा यहां पर भी ये मध्य बिंदु से ही होगा। ये किससे होगा? मध्य बिंदु प्रमेय से। और देखिएगा इस प्रकार से अगर आप इसको समीकरण 1 बना लें, इसको आप समीकरण 2 बना लें, तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये प्राप्त होता है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से प्राप्त होता है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। एनी डाउट बेटा? कोई समस्या? आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट आपको शो करना है कि त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। माने इस त्रिभुज ABC के
क्षेत्रफल के चौथाई के बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यानी कि यहां पर आपको दिखाना है कि ये चारों त्रिभुज जो बन रहे हैं इस बड़े बड़े त्रिभुज के अंदर चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां पर देखिएगा जिस तरीके से हमने ये रिप्रेजेंट किया है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, उसी प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे CDFE एक समांतर चतुर्भुज है, AFDE एक समांतर चतुर्भुज है। और ध्यान दीजिएगा बेटा, किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसी दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करता है। जब BDEF एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसका एक विकर्ण FD है, और FD जो होगा वो दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा। यानी इसका क्षेत्रफल क्या है, इसके क्षेत्रफल के। उसी प्रकार से इस समांतर चतुर्भुज में DE इसका एक विकर्ण है, अतः इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के क्या होगा। उसी प्रकार से इस समांतर चतुर्भुज में EF एक इसका विकर्ण है, अतः इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर, तो इन सबका क्षेत्रफल तो इसी के बराबर आ रहा है ना। तो यानी कि चारों का क्षेत्रफल क्या हो गया, और जब चारों का क्षेत्रफल बराबर हो गया तो कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए, वह पूरे त्रिभुज का चौथाई क्षेत्रफल का होगा। समझ में नहीं आया तो देखिएगा, अब जब BDEF एक समांतर चतुर्भुज हो गया, आप लिख सकते हैं कि BDEF का विकर्ण इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। या आप लिख सकते हैं इसी प्रकार DCEF, DCFE और AFDE भी समांतर चतुर्भुज होंगे। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में इस चीज को हम कर दे रहे हैं क्योंकि इस चीज को अब हर बार भी प्रिंट करते तो और लंबा हो जाता ना। अब एक में हमने रिप्रेजेंट कर दिया और आगे इस चीज को हमने दिखा दिया कि इसी प्रकार से, किस प्रकार से, जिस प्रकार से इसमें हमने रिप्रेजेंट किया है, इसी प्रकार से DCFE और AFDE, यानी कि ये और ये दोनों भी क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। और जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो श्योर है कि उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आप इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। आप इस चीज को लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। कोई डाउट बेटा? अब जब ये स्पष्ट हो गया कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो यहां पर देखिएगा, अगर हम इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इसका विकर्ण ये है, अगर इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इसका विकर्ण ये है, अगर इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इसका विकर्ण ये है। यानी कि अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, या एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE
CDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इक्वेशन सेकेंड, या एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इक्वेशन थर्ड। एनी डाउट? अब देखिएगा, आप लिख सकते हैं कि समीकरण एक दुई, एक मिनट यहां पर देखिएगा बेटा, 1 2 पहले से हमने बनाया था, तो यहां पर हमको 1 2 नहीं बनाना है, यहां पर हम 3 4 और 5 बना लेते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 4 और 5 से। तो समीकरण 3 4 और 5 में देखिएगा, इसका एक पक्ष क्या है? बराबर है ना। तो दूसरा पक्ष क्या होगा? बराबर होगा किसके? इसके ही ना। तो यहां से यह स्पष्ट हो जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। यानी चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। और जब चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो इनमें से किसी भी एक त्रिभुज को लेंगे तो वह पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई होगा। या आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ये चीज आपको सिद्ध करना है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिएगा, जब इस समांतर चतुर्भुज BDEF को लेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज? अब कुल कितने त्रिभुज? तो 4 में से 2 लिए तो आधा ही तो हुआ ना। 4 में से 2 लिए तो कितना हुआ? या आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो 2 ट्रायंगल का एरिया मिल रहा है ना। अब 2 ट्रायंगल का एरिया जो होगा उस पूरे ट्रायंगल ABC के एरिया का आधा होगा। तो इन दोनों की जगह पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एनी डाउट? आई थिंक मैं समझता हूं कि यदि आपके समझ में बेटा एक बार आ गया तो फिर भूलेगा नहीं। अब कुछ नहीं समझना है, बस मध्य बिंदु प्रमेय का इस्तेमाल किया गया है। मध्य बिंदु प्रमेय का इस्तेमाल करके इसे समांतर चतुर्भुज शो किया गया है। और किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है या 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। सर्वांगसम का मतलब होता है हूबहू बराबर, चाहे आकार की बात हो चाहे प्रकार की बात हो, हर कंडीशन से बराबर होगा। और जब हर कंडीशन से बराबर होगा तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? बराबर होगा। और इस प्रकार से आप इस प्रश्न को शो कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। एनी डाउट?